सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं जो हमारा ACCA का नॉलेज लेवल के पेपर्स हैं। ACCA के नॉलेज लेवल के जो पेपर्स हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ ब्रीफ शेयर करना चाहता हूं। ACCA के जो एग्ज़ाम्स हैं, हमको मालूम है कि टोटल 13 एग्ज़ाम्स हैं और इनिशियल 3 पेपर जो है वो नॉलेज लेवल को बिलोंग करते हैं। प्राइमरली जो मेरे पेपर्स हैं वो हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम BT बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या MA, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या FA। ठीक है। अब इन तीनों पेपर्स के अंदर जो इसका एग्जामिनेशन लेने का तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है हमारे ACCA की, वो बहुत स्पेसिफिक है, तो इसी पे फोकस रहेगा। एक चीज़ समझने वाली है कि जो हम यहाँ पे लर्निंग बिल्ड कर रहे होते हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के आपके SBL के एग्ज़ाम में काम आती है। यहाँ पर आप जो सीख रहे होते हैं वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लस एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर यूज़फुल होती है, और यहाँ पर आपकी जो लर्निंग है वो आपको हेल्प करती है FR के पेपर में प्लस SBR के पेपर में। तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पर आप जो भी लर्निंग बिल्ड कर रहे हैं वो आपकी फाउंडेशन बनती है आपके स्किल लेवल और एडवांस लेवल पेपर्स के लिए। ठीक है, तो बहुत कंफर्टेबल होना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स के साथ, और यही अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है जब इस एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं या तीनों के तीनों नॉलेज लेवल पेपर्स के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। सबसे पहली पॉइंट जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम है। ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम है। नेसेसरली ऑफ कोर्स कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, CBE बोलते हैं हम इसे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, इम्पॉर्टेंटली ऑन डिमांड एग्ज़ाम है। जिस दिन आपको लगता है कि आप तैयार हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप उसी दिन एग्ज़ाम बुक करके उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिवली ये खाली 3 पेपर्स तक कन्फाइन नहीं रह जाता। यहाँ पर देन वी ऑल्सो ब्रिंग लॉ का पेपर, जो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का पेपर है, वो भी ऑन डिमांड आ जाता है। ठीक है, इसके लिए आगे कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बट ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए एज अ अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, कि आपके जो कॉर्पोरेट लॉ है या बिजनेस लॉ है वो किस तरह से काम करता है चीज़ों के अंदर। रियल लाइफ के अंदर आपको जब कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करते हैं तो वहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ऑल्दो मेरा वो मकसद नहीं था बात करने का। ठीक है, इन सभी एग्जामिनेशंस के अंदर जो 2 घंटे के मेरे एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर मेरे पास आते हैं 2 सेक्शंस। ठीक है, वहाँ पर आते हैं मेरे पास 2 सेक्शंस, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A बात करता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस की, जिसके मायने ये हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में वो पूछ सकते हैं एज पर द सिलेबस, लेकिन कोई भी 2 क्वेश्चंस आपस में रिलेटेबल नहीं होते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चंस आपस में रिलेटेबल नहीं होते हैं, और ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं आपके, जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं 35। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 मार्क्स की होती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, आपस में कोई लिंकेज ही नहीं है आपस में। लेकिन जो आपका सेक्शन B है वो बात करता है लिंकेजेस की। ठीक है, यहाँ पर आपने 70 मार्क्स कवर कर लिए। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 3 क्वेश्चंस ऑफ 10 marks each। 3 questions of 10 marks each। within these 3 questions, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर
5 MCQs होते हैं पर क्वेश्चन पे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं पर क्वेश्चन पे। इफेक्टिवली यहां पर भी आप बात कर रहे हैं 5 × 2 × 3 एसेंशियली। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस बन करके तैयार होती है। ओके, तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी टॉपिक से कवर हो जाएगी, नेचुरली वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चंस हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी हर एक क्वेश्चन के अंदर। उस इन्फॉर्मेशन पे बेस पर होकर के आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। टेक्निकली माना जा सकता है इट वुड टेक लेसर टाइम पर क्वेश्चन एज कंपेयर टू सेक्शन ए, क्योंकि कॉमन इंफॉर्मेशन को आप बार बार रीड करेंगे तो नेचुरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। द ओनली कैच इज, सिर्फ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आप उस टॉपिक के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है, अगर आप उस टॉपिक के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, पढ़ करके ही नहीं गए, जो अपने आप में एक क्राइम है देखा जाए तो नेचुरली आप सीधा सीधा मार्क्स वहाँ पे लूज कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है टॉपिक को तो आपको टेक्निकली कम समय लगता है। अब अगर देखा जाए तो आपके जो कुल सवाल हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन तो सेक्शन ए में आ गए। अगर आगे चलें थोड़ा सा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेक्शन ए के अंदर 35 हैं, सेक्शन बी के अंदर 15 हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो स्कोर है वो 100 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो स्कोर है वो 100 आ जाएगा। इंपॉर्टेंटली आपको ये 50 क्वेश्चन, आपको जो समय मिला है 120 मिनट्स का मिला है। ठीक है, 120 मिनट्स का मिला है। तो इसेंशियली आपको ये 50 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर खत्म करने भी हैं, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है एट एनी पॉइंट इन टाइम कि आपका जो पर क्वेश्चन एवरेज टाइम है वो आता है 2.40 मिनट्स का। ठीक है, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप 2.5 मिनट लगा करके या 2.5 मिनट से ऊपर नहीं लगा सकते। 2.4 को मैं 2.5 भी मान लूँ एक बार के लिए, तो 2.5 मिनट के बाद भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाना चाहिए था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑलवेज बी अ वेराइटी, और इसके बहुत चांसेस होते हैं कि सम क्वेश्चंस कैन टेक may be completed in less than 15 seconds also। भाई कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आपको टॉपिक के बारे में पता है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि मेरे पास जो चॉइसेस दिख रही हैं, थियोरेटिकल सा व्यू है, तो मैं उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। 10-15 सेकंड लगने से ऊपर नहीं जाता समय। ठीक है, इसमें रीडिंग टाइम हमने कवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन सम क्वेश्चंस कैन और मे बी कंप्लीटेड विद इन लेट्स से 3 to 4 मिनट्स ऑल्सो। तो एवरेज आपकी ठीक चली जाएगी हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला यही है कि जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्यों ना मैं सारा पेपर अटेम्प्ट कर जाऊं। पेपर के अंदर क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है भाई, 4 ऑप्शंस हैं, 25% चांसेस तो हैं कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा, राइट। तो जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आपको ये इंश्योर करना है दैट ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड
ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप यूं ही नहीं छोड़ देंगे, ज़रूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेनल्टी का कोई रिस्क भी नहीं है। ठीक है, इफेक्टिवली जब हम बात करते हैं नॉलेज लेवल के ऊपर या ऑन डिमांड पेपर्स के अंदर, आपका जो रिजल्ट है इज अवेलेबल इंस्टेंटली। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम लिखते हैं आपका रिजल्ट आपके सामने पब्लिश हो जाता है, वो आपको सजेस्ट करता है कि आप पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, पास मार्क्स आपको मालूम होना चाहिए एसीसी के किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर इज 50%। ठीक है, 50% के अंदर आप 50 या 50 से ऊपर लेकर के आते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। परमानेंट क्लियरेंस मिलती है आपको। इसका मतलब दोबारा आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इम्पॉर्टेंटली हर एग्ज़ाम का अपना एक पास रेट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजीज़ के केस में आपका जो पास रेट है वो करीब करीब 84% जाता है। इसके दो मायने हैं, एक कि पेपर रिलेटिवली आसान है, दूसरा लोग एग्ज़ामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पाते नहीं हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पेपर में बहुत कुछ टेस्टिंग नहीं की जाती। लेकिन अगर मैं यही एमए पे चला जाऊँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पेपर पे चला जाऊँ, तो पास रेट बहुत कम है। ठीक है, तो आपको क्या, यहाँ पे शायद 64% 62% एवरेज पास रेट है। तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आप जिस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं उसको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा आप रेडी रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के अंदर जो आपको एडवांटेज मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, वो एडवांटेज मिलता है कि इट इज़ अ परफेक्ट स्कोर एवेन्यू, कि आप अगर क्वेश्चंस को ठीक से समझ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस को ठीक से गेज कर रहे हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, तो गलती होने का सवाल ही नहीं उठता, पूरे में से पूरे नंबर आ ही जाते हैं। लेकिन ज़रा भी चूक कर गए, ज़रा भी गलती कर गए, और यही मेरा फोकस था बात करने का इस सेशन के अंदर, कि मेरी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी गलती होते ही, ज़रा से इन्फॉर्मेशन को छोड़ते ही या मिस करते ही पूरे के पूरे नंबर कट भी जाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ कहाँ पे मेरे पास परफेक्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, दूसरी तरफ एक रिस्क भी है कि मैं एग्ज़ाम फेल भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब पढ़ा क्यों नहीं या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ठीक से क्यों नहीं समझा, उसके अंदर दो कॉमन इश्यूज हैं। पहला कॉमन इशू है ओवर कॉन्फिडेंस। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख करके मैं एक जल्दी में पहुंच गया कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो मेरे हाथ का क्वेश्चन है, मुझे सब कुछ पता है इस क्वेश्चन के बारे में, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार किए हुए हैं। और उस केस के अंदर मैंने क्या किया कि एक गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा कॉमन इशू जो है वो है कैजुअल रीडिंग या कैजुअल अप्रोच। रीडिंग इज अ बेटर वर्ड फॉर मी, कि मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ठीक से समझा ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि पर यूनिट कॉस्ट बताइए, मैं टोटल कॉस्ट की ऑप्शन देख करके आंसर लिख करके आ गया। ऑप्शन ए में टोटल कॉस्ट लिखा था, मुझे लगा टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं, मैंने उठा करके ऑप्शन डाल दिया, मुझे लगा पेपर मेरा बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो आम तौर पे देखी जाती हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा श्योर रहना है कि इस तरह की मिस्टेक्स आप बिल्कुल नहीं करेंगे, कंप्लीट ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल रहिएगा, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये तो पक्का है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। वैसे भी सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ठीक है,
ठीक है, तो वैसे भी मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, एक आधी गलती हो भी जाएगी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट आपको जिन दो चीज़ों पे ध्यान रखना है वो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा है कैजुअल रीडिंग। दोनों के लिए अप्रोच क्या है? आप जो एवरेज 2.4 मिनट्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप मान के चलिए, ठीक है, इसमें से करीब करीब 1 मिनट, अनलेस बिल्कुल ही डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन हो, 1 मिनट लगाइए क्वेश्चन को समझने में, पढ़ने में, उसकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। बाकी जगह पे जो आपको समय लगेगा, नेचुरली कैलकुलेशन में आपको समय चाहिए, ठीक है। अगर मुझे कुछ सॉल्व करना है तो मुझे उसमें समय चाहिए, कहीं कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो समय नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपका रीडिंग टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का टाइम कम लगेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि कम से कम इतना समय तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने में लगाएंगे ताकि ये दोनों अप्रोचेस को आप कंफर्टेबली मीट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन एंड रिक्वायरमेंट को आप जरूर चेक कीजिए ध्यान से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके जो देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कॉमनली टेस्टेड चीजें क्या हैं? दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस। और भी चीजें होती हैं, फिल इन द ब्लैक्स होते हैं या फिर ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना होता है, लेकिन अगर 4 ऑप्शन दी जाए, ठीक है, प्रेफरेबली देखिए क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है। डेफिनेशंस के केस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं वो लोग बाय सेइंग व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, जिसके मायने ये हैं कि एक से ज़्यादा जो डिस्कशंस पॉइंट्स दिए गए हैं या एक से ज़्यादा आंसर्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा उस तरह के रिस्पॉन्सेस को, एग्जामिनेशन ने क्या मांगा है उसको आप बहुत कंफर्टेबली अलाइन कर जाएं जब 4 ऑप्शंस दी जाएं, ठीक है। स्पेसिफिकली जहाँ पर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द following is not correct। हम जो पहला मिस करते हैं कैजुअल रीडिंग में, यही मिस कर जाते हैं। हमें लगता है इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और एग्जामिनर क्या करेगा बड़ी स्मार्टली, पहला का जो ऑप्शन होगा वो सही दे देगा, दूसरा ऑप्शन सेकंड दे देगा। मैं 3 और 4 पढ़ भी नहीं रहा, क्यों? मैंने देखा भी पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, मैंने उठा करके अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया कि जो सही है वो मैंने उसको ठीक कर दिया, जबकि आंसर गलत हो गया मेरा, ठीक है। तो उन अप्रोचेस पे मुझे क्वेश्चन की रीडिंग तो कम से कम क्लियर हो। मैं क्यों एग्जामिनेशन को जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं? भाई 2 घंटे से 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे से पहले खत्म करना भी क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सारा का सारा फोकस यहीं चला जाता है, और जो बच्चे फेल हो जाते हैं या कम नंबर लाते हैं अपनी उम्मीद के कंपैरेटिवली, वहाँ पर ये बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है कि बच्चे का जो फोकस था वो सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके उसको अटेम्प्ट करने का था, वो जल्दी में था कि मैं क्वेश्चन खत्म कर दूं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अपना नुकसान जरूर कर बैठते हैं आप, ठीक है। जब मेरे टोटल क्वेश्चन ही 50 हैं, इसका मतलब कम से कम 25 तो ठीक होने चाहिए पास होने के लिए, राइट। अगर मैं हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ कैजुअल अप्रोच लेके जा रहा हूँ, ठीक है, गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पे आप फेल होने की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी एक डिज़ायरेबल अप्रोच नहीं है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जितने भी मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मुझे ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखना चाहेंगे, ठीक है। वेरी वेरी फोकस वे में
डिसिप्लिन्ड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। एवरेज 2.40 मिनट्स पर क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लगता है आमतौर पे। इसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपका एग्जामिनर आपको एक कंफर्ट दे रहा है कि जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है, जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, उसे पहले कर लीजिए। सो यू ऑलवेज शुड लुक एट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पर भाई इजी क्वेश्चन को ढूंढने के लिए क्वेश्चंस तो सारे पढ़ने पड़ेंगे ना, राइट? तो जब आप एक इनिशियल रीडिंग करते हैं पहले 5-10 सेकंड के अंदर, आपको ये आइडिया होता है कि क्वेश्चन मेरे लिए आसान है या बहुत मुश्किल है या मुझे थोड़ा समय चाहिए उसको असेस करने में, ठीक है? जो बिल्कुल आसान है उसे उठा करके आप स्किम थ्रू करके पूरे के पूरे पेपर को आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको लगता है, मैं सिर्फ एक बहुत ब्रॉडर व्यू लेके चल रहा हूँ और अलग अलग अप्रोचेस होती हैं हर एक स्टूडेंट के माइंड में जब हम बात करते हैं, ठीक है? मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। सेक्शन ए के अंदर मेरे पास अगर 35 क्वेश्चन हैं, ठीक है? मैंने एक स्किम थ्रू किया हर क्वेश्चन को, फंडामेंटली मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए 35 क्वेश्चन के ऊपर मैंने एवरेज 10 सेकंड लगाए, ठीक है? मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, राइट? ये तो मेरा मिनिमम स्किमिंग टाइम हो गया, तो ये करीब करीब मेरे 6 मिनट कवर कर लेता है। भाई 350 सेकंड हो गए ना, मैंने इसको 6 मिनट बोल दिया, ओके? उसके बाद मैंने देखा कि इन 35 में से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे लिए इजी हैं, ओके? मैं सेक्शन बी पे नहीं जा रहा हूं, मैं पहले सेक्शन की बात कर रहा हूं जहां पे हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो मुझे मालूम है कि 10 सेकंड तो मैंने पढ़ने में लगा ही दिए थे, मैं आगे 10 या 15 सेकंड और लगा सकता हूं यहां पर। लेट्स से मैं 20 सेकंड और लगा दिए, लिटरली ये बात आ गई है, ये बन गए मेरे 200 सेकंड्स, ठीक है? ये मेरे बन गए थे 350 सेकंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 200 का मतलब हो गया 3 मिनट यहाँ पे लग गए मेरे, ठीक है भाई? यहाँ पे 10 सेकंड बच गए, यहाँ पे 10 सेकंड ज़्यादा लग गए, तो करीब करीब 10 मिनट के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर टोटल 6 जमा 3, मैं 10 मिनट ले लेता हूँ एक्सट्रीम साइड पे, 10 मिनट्स के अंदर आई हैव सॉल्व 10 इजी क्वेश्चंस, राइट? और मैं अभी भी सिर्फ सेक्शन ए की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है? ऑन एन एवरेज मुझे मालूम था कि 35 क्वेश्चंस को मुझे 2.40 के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, तो मेरा जो नंबर बन गया ये बन गया 84 मिनट्स का, ठीक है? 84 मिनट्स में से अगर मैं 10 मिनट हटा दूं तो 74 मिनट्स के लिए मेरे पास अब जो बचते हैं वो 25 क्वेश्चन बचते हैं, जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स दे देते हैं पर क्वेश्चन के लिए, जो अपने आप में एक बहुत डिसेंट टाइम है अगर मैं अटेम्प्ट करने लगता हूं तो, राइट? तो अप्रोच को बिल्कुल क्लियरली फॉलो कीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ करने हैं, और पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और एग्जामिनर आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। एग्जामिनर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होता है कि आप एक बैलेंस वे में एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। भाई अगर मैं 10 क्वेश्चन बोल भी दूं तो 20 मार्क्स की तो बात हो रही है ना, 20 मार्क्स का आपको वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन देने की कोशिश ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो हैं आपने पहले से प्रैक्टिस किए होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअली आप कंफर्टेबल होंगे, तो एग्जामिनेशन को पास करना रिलेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है? बट येस,
आप किसी भी एग्जामिनेशन में, ACCA हो चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो फॉर दैट मैटर, आप कैजुअल नहीं जा सकते। आप सभी टॉपिक के साथ कंप्लीटली कंफर्टेबल होंगे, ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है उस समय पे, ठीक है। तो इसी अप्रोच को फोकस रखिएगा, इसी अप्रोच को माइंड में रखिएगा। और जब आप इनिशियल पेपर जो ऑन डिमांड पेपर हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट इंस्टेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पास होना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल ध्यान रखना है, ज़्यादा समय मुश्किल क्वेश्चंस पे लगाइए और बाद में कर लीजिए, थंब रूल यही है, ठीक है। और बिल्कुल अगर मान लीजिए आप फंस गए हैं किसी वजह से, ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आप श्योर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको जो लॉजिकल आंसर लगता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस हो तो उसके अंदर बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करके लिखना है, तो ध्यान रखिएगा कि आप मोस्ट लॉजिकल आंसर क्या देना सकते हैं, या आपको क्या लगता है इसका मोस्ट लॉजिकल आंसर क्या होगा, वो ध्यान रखिएगा। द फाइनल पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड इज दैट कि जिस क्वेश्चन के अंदर जब आपको आंसर टाइप करना है, ठीक है, भाई मान लो कि कैलकुलेशन है उठा करके लिखनी है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कहीं ये तो नहीं बोल दिया उसने 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर दे दीजिए, या अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि आपने एक कैलकुलेशन की और उसका जो आंसर है लेट्स से 172 है, $172, ठीक है, या 1720 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर के एग्जामिनेशन क्या करेगा, आपको ये डॉलर का साइन तो बाहर दे देगा, ठीक है, आपको बॉक्स में आंसर लिखना है और 2 डेसिमल पॉइंट पे लिखना है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कॉमा डाल दिया, डालना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, आंसर ही गलत हो जाएगा। आपका जो सही रिस्पॉन्स है वो होगा 1720.00, क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट का उसने आंसर आपसे मांगा हुआ है। आपका जो गलत आंसर होगा, चाहे आपने सारी कैलकुलेशंस ठीक कर ली, अगर आप खाली 1720 लिख के आ जाते हैं, या 1720.0 लिख के आ जाते हैं, या फिर अगर मान लीजिए राउंडेड नंबर होता, ठीक है, मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन आ रही है 1719.51 या 50 भी, ठीक है, तो इसको आप राउंड आउट नहीं कर रहे थे, ऑफकोर्स ये एग्जैक्टली नंबर आया था, लेकिन अगर गलती से 2 डेसिमल पॉइंट के बदले लिखा होता कि होल नंबर में लिखिए, तो आपका आंसर बनता 1720 बॉक्स के अंदर, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपने ऑन डिमांड पेपर्स के अंदर, नॉलेजेबल पेपर के अंदर, और बहुत कंफर्टेबली अच्छा स्कोर लेकर आने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेपर के अंदर, कोई चैलेंज ही नहीं है, ठीक है। आपको फोकस क्या करना है, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं इन टॉपिक्स के अंदर, तो आपका फोकस कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि फंडामेंटली टॉपिक कह क्या रहा है। अगर मैं वहाँ पे कंफर्टेबल हो गया तो मेरे लिए इस पेपर को बहुत अच्छे नंबर से पास करना कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्टिव से जब हम लोग पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को हम जब कवर करेंगे, विल सी टू इट कि हम कॉन्सेप्चुअली कंप्लीटली अलाइंड हैं और कंफर्टेबल हैं अपनी जर्नी के साथ ACCA के अंदर, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन के लिए, और आगे सेशंस के अंदर हम लोग इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर करेंगे एक एक पेपर के अंदर, और क्लासेस के अंदर आप ये फोकस करेंगे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और जितना प्रैक्टिस आप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, टाइम मैनेजमेंट को कंसिडर करते हुए, उस पर आप अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड डे एंड गुड लक।